सभी को नमस्ते। आज आपका अंतिम चैप्टर या अध्याय 7 विज्ञान का वर्षा जल संचयन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ विभिन्न मॉडल दिए हुए हैं, तो उनसे संबंधित सबसे पहले आज वर्षा जल संचयन, जो कि वास्तव में एक ज्वलंत मुद्दा भी है देश के सामने, विश्व के सामने। इसलिए इसका अध्ययन सबको करना अनिवार्य है और उसका अनुपालन भी अनिवार्य है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने सभी लोग और उस पर अमल करने का प्रयास करें, जल संरक्षण करने का प्रयास करें अपने अपने स्तर से। यही मेरी ऐसी इस वीडियो को बनाने के बाद ये आशा है कि आप लोग इसका निश्चित रूप से अनुपालन करेंगे। समझते हैं क्या है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या एकत्रित करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने और जल को बहने से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और कृत्रिम डिजाइन संसाधनों के माध्यम से वर्षा के पानी को इकट्ठा और संग्रहित करना ही वर्षा जल संचयन कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ने लगी हमें वर्षा जल संचयन की, इसके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्षा जल संचयन की आवश्यकता, जल एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। सभी लोग इससे हूबहू बिल्कुल रूबरू इससे परिचित हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो इस विश्व में ना तो पेड़ पौधे होंगे, तो ना ऑक्सीजन मिलेगी, इससे जीवन किसी का भी नहीं रहेगा, किसी भी प्राणी का। तो जल एक मात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट से यह संकेत मिले हैं कि यदि जल की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाता है और निवारक उपायों पर कोई गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सन 2050 तक दुनिया भर में पानी की जितने स्रोत हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। अकेले भारत में भूजल भंडारण का आकलन जो किया गया है वो 214 बिलियन घन मीटर के रूप में किया गया है, जिसमें से 160 बिलियन घन मीटर या बिलियन क्यूबिक मीटर की पुनः प्राप्ति हो सकती है, की जा सकती है। अब ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में जलवायु को क्षति पहुंचा रही है। वर्षा का होना प्रकृति में अप्रत्याशित सा हो गया है। आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे वर्षा का जो समय नहीं है फिर भी वर्षा हो ही रही है बीच बीच में। तो इसका प्रकृति में भी अप्रत्याशित हो गया है, कोई इसकी उम्मीद नहीं रह गई कि कब वर्षा होगी और कब नहीं होगी। तो उसके कारण होता क्या है कि कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो सूखे से प्रभावित रहते हैं और वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो वर्षा जल संचयन से बाढ़ एवं सूखे की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब वर्षा जल संचयन के तरीके क्या हैं? तो देश एवं प्रदेश में जो पहले परंपरागत या प्राचीन काल में जो उनके संग्रहण की प्रणालियां थी, आज वो लगभग सभी समाप्त सी हो गई हैं। अर्थात वर्षा जल संचयन अब जो आधुनिक रूप से जो किया जाता है, उनमें जो प्रयास किया जा रहा है, उनमें कुछ विभिन्न तरीके हैं। उन पर चर्चा करते हैं कि कौन से तरीकों से आजकल उसका प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्राचीन काल के जो परंपरागत जल संग्रहण के जो तरीके थे उन पर भी अमल करना जरूरी रहता है और होना भी चाहिए।
इसी में समझते हैं। इसमें नंबर 1 क्या है, सतह जल संग्रह सिस्टम। अर्थात सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले भागों में बहकर जाने लगता है। गंदी नालियों में जाने से पहले जल के रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहा जाता है। बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप के माध्यम से वर्षा जल को कुआं, नदी, तालाब आदि में जमा करके रखा जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। इस तरह से वर्षा का जो पानी होता है छत के माध्यम से या कहीं भी आपने इकट्ठा किया है उसके माध्यम से वहाँ इकट्ठा करके नालियों वालियों में जाने से बचा करके उसमें सीधे पाइप द्वारा पानी को ले जाया जाता है और उसको तालाब में या कहीं नदी में इनमें डाल देते हैं या कुआं में, तो वहाँ पानी का स्तर बना रहता है। और जब कभी पानी की कमी होती है तो उस समय उसको हम उपयोग में लाते हैं। नंबर 2, आजकल काफ़ी उस पर भी विचार किया जा रहा है, छत प्रणाली। इसमें छत पर गिरने वाले वर्षा के पानी को संचय करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुली टंकियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें वर्षा के पानी को संग्रहित करके नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात इसमें जो टंकियां ऊपर छत के ऊपर रख दी जाती हैं, खुले में जब पानी वर्षा का आता है तो वो टंकियां भर जाती हैं और उनमें पाइप लाइन लगा करके नल के द्वारा फिर अपने घर में या अन्य घरों तक भी उसको पहुंचाया जा सकता है। वो टंकियों की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 3 है बांध। बड़े बड़े बांध के माध्यम से भी वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर या कृषि के काम के लिए या बिजली उत्पादन के लिए आदि चीज़ों के उपयोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बांध के पानी का। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढालू जमीनों पर चेक डैम बनाए जाते हैं या छोटे छोटे बंधे बना करके जब वर्षा ऋतु में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये इनकी आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए, जानवरों के उपयोग के लिए, उनके पीने के लिए आदि उपयोग में ये पानी आ जाता है। नंबर 4 है भूमिगत टैंक। इस तरीके में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचाकर रख पाते हैं। जो भूमिगत टैंक बनाया जाएगा तो वो भूमि के अंदर उस पानी को पहुंचाया जाएगा और वो संरक्षित भी रहता है। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है और लंबे समय तक ये पानी संरक्षित रहता है। इस पानी का प्रयोग पाइप के माध्यम से हम दूर भी कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस गड्ढे से पानी को, इस टैंक से पानी को निकाला जा सकता है। नंबर 5 है जल संग्रह जलाशय। ये पहले भी बहुत प्रयोग, ये परंपरागत स्रोत है। जो पहले संरक्षण का तरीका था वो तालाब ही थे। तालाब, कुएं, बावड़ी, इस तरह के जो पहले मुख्य जो जल संरक्षण के माध्यम थे वो इन्हीं के माध्यम से हुआ करता था गाँव में। तो आधुनिक भारत में भी या आधुनिक युग में भी इनकी उपयोगिता समझी गई और सरकार के द्वारा मनरेगा एक योजना चलती, उसके अंतर्गत अधिकतर जगहों पर तालाब खोदने का कार्य भी करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी को तालाबों और छोटे छोटे पानी स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए गए जल को कृषि कार्यों में, पशुओं के पीने हेतु आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इनके जो वर्षा जल संचयन के कुछ तरीके थे, बहुत तरीके हैं, इनमें मुख्य रूप से जो तरीके हैं उन पर चर्चा की गई है। जल संरक्षण से संबंधित आप लोगों को भी विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है। जैसे कि कह दिया जाता कि जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है।
जल ही जीवन को कहा गया, अगर इसको हम अपने अंदर आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से जो पानी हम बर्बाद करते हैं उसको नहीं करेंगे। जहाँ कहीं भी नल खुले पड़े रहते हैं उनको बंद करने का, ये मत सोचें कि यहाँ ये दूसरे का दायित्व है या दूसरे का घर है या दूसरे का स्थान है या सार्वजनिक स्थान है। जहाँ पर भी आपकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पानी बेकार जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसको आप स्वयं ही बचाने का इसका प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो आप ये मत देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, स्वयं करने का प्रयास करें। अब देखते हैं वर्षा जल संचयन के लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1 है जल की उपलब्धता में वृद्धि। वर्षा जल संचयन होगा, इसका मतलब पानी जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। नंबर 2 है घटती हुई जल तालिका पर नियंत्रण। जो हमारा वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा, वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। नंबर 3 है पर्यावरण में अनुकूलन। निश्चित रूप से जब पानी हमारे पास उपलब्ध होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा, पेड़ पौधे के लिए भी आप पूरा पानी, शुद्ध पानी जो मिलेगा, तो इससे वातावरण में भी अनुकूलन रहेगा। नंबर 4 है फ्लोराइड, नाइट्रेट और खारेपन के तनुकरण के माध्यम से। तनुकरण का मतलब डाइल्यूशन, खारे पानी का डाइल्यूशन कर दिया जाए, उसके माध्यम से भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोतरी होती है। नंबर 5 विशेषकर शहरी क्षेत्रों में भूमि के कटाव तथा बाढ़ आदि से बचाव भी होता है। जब बांध बन जाएंगे, छोटे छोटे चेक डैम बनेंगे, घरों के पानी को आगे बहने नहीं दिया जाएगा, वहीं पर इसको संरक्षित कर लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से बाढ़ नहीं होगी और जो मिट्टी का कटान होता है वो भी नहीं हो पाएगा। नंबर 6 घरेलू स्तर पर जल संचयन में अगर हम एक अनुमान लगा करके देखें तो ये एक अनुमान के आधार पर पाया गया है कि अगर 1 वर्ग मीटर एरिया में आपने पानी को संरक्षित किया है तो जितनी वर्षा भारतवर्ष में होती है, सामान्यतः 1.17 मीटर के लगभग वर्षा होती है, तो उस वर्षा से कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा आपको कल्पना से बहुत अधिक प्रतीत होगा। लेकिन निश्चित रूप से इसका जो आकलन किया गया है उसमें 1 वर्ग मीटर के स्थान पर संरक्षित पानी पूरे वर्ष भर में 1,05,300 लीटर पानी प्राप्त हो जाता है। समझिए तो कितना छोटा सा कदम और कितने पानी को हम संरक्षित कर लेते हैं, जो कि हमें पूरे साल भर के उपयोग के लिए आ सकता है, हमें कहीं किसी की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। नंबर 7 है भूमि में नमक पदार्थों की वृद्धि को बढ़ा देता है और इसका प्रभाव पौधों के बेहतर स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो नमक वाले पदार्थ हैं या जिनमें नमक पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को वो बहा दिया जाता है और शेष जो शुद्ध पानी होता है वो बचा रहता है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के भी स्वास्थ्य पर उसका अच्छा असर रहेगा। नमक पदार्थों से उनका जो उर्वरता होती है मिट्टी की वो समाप्त हो जाती है और पौधे हमारे अस्वस्थ हो जाते हैं। नंबर 8 है अनमोल भूमिगत जल को संरक्षित करना है और अपने महीने भर के पानी के बिल को कम करना है। ये अभी हमने बताया था कि अगर आप घर में पानी का संरक्षण करते हैं तो जो सरकारी नल द्वारा जो आपका पानी आ रहा है उसकी भी बचत हो जाएगी, आपका जो वो पैसा खर्च होता है वो भी समाप्त हो जाएगा और आपकी बचत भी शुरू हो जाएगी। नंबर 9 है विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत उच्चतम स्तर के पानी को प्रदान करता है। इस तरह से जो पानी संरक्षित किए जाते हैं, वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, उच्च स्तर का माना जाता है, इतना शुद्ध होता है वो। बस उसको संरक्षण करने का तरीका और उसमें जो सावधानियां, अतिरिक्त गंदगी न मिलने पाए किसी भी माध्यम से, या थोड़ा उसको शुद्ध कर लिया जाए अगर गंदगी मिलती है क्लोरीन आदि के प्रयोग से, तो वो सबसे सर्वोत्तम जल वही माना जाता है और होता है वो स्वास्थ्य के, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और
पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और पौधों के स्वास्थ्य के लिए। इसका मतलब सभी जीवों के लिए वो पानी सर्वोत्तम होता है। इसलिए हम सभी लोग जल संरक्षण का प्रयास करें और इस तरह के जो छोटे छोटे कदम हैं पानी के संरक्षण के, वर्षा के पानी के संचयन के, इनका प्रयोग करते हुए हम अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य जाति के सभी जीव ही स्वस्थ एवं संपन्न होते चले जाएंगे। धन्यवाद। इस तरह से जो अब हमारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के 7 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। इसके पश्चात अब आप लोगों को अगर आवश्यकता महसूस हुई तो इसके मॉडल सेट इसके भी बना करके देने का प्रयास करेंगे। इन वीडियो को अगर आपने ठीक ढंग से सुन लिया तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे और आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि मैंने प्रत्येक वीडियो में आपका पूरा पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण करने का प्रयास किया है। एक भी चीज को कम करने का प्रयास नहीं किया है और अतिरिक्त 1-2 पुस्तकों के माध्यम से इसमें जितना संभव हुआ वो अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास करके आपको देंगे और देते आए हर वीडियो में। इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और धन्यवाद।